हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 910 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 फिजिकल एक्टिविटी के चैप्टर असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमने दो चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर जो फ्री प्ले, और उसके बाद हमने कवर किया मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और आज हम इस वीडियो में असेसमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स को कवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे बुक के हिसाब से। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू होने से पहले बता दें कि आपने जो अभी तक अपने स्कूल में जो है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, आपको उससे हम जो बताएंगे उससे थोड़ा रिलेट करना है, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ों को रटने की ज़रूरत ना पड़े और एग्ज़ाम में आप बढ़िया से आंसर अपना जो है वो प्रेजेंट करें और बढ़िया से लिख के आएँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज़ अबाउट लर्निंग। तो असेसमेंट सबसे पहले लिखा है असेसमेंट इज़ अबाउट लर्निंग। यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसको मैं डायरेक्टली से पढ़ता चला जाता हूँ। मेन चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं वहाँ से मैं आपको बताऊँगा, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट इज अबाउट लर्निंग। ट्रेडिशनली असेसमेंट जो है इज इंटेंटेड टू फाइंड आउट एंड रिपोर्ट व्हाट हैज़ बीन लर्न। तो ट्रेडिशनली क्या होता है कि आपने क्या लर्न किया, उसकी एक रिपोर्ट होती है, उसको फाइंड किया जाता था। असेसमेंट इज इंटीग्रल टू टीचिंग। एक इंटीग्रल होता है टीचिंग का, असेसमेंट करना। अगर कोई चीज़ कोई पढ़ा रहा है तो उसको किसी स्टूडेंट को तो उसको असेस करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड लर्निंग एक्टिविटी इन स्कूल एंड मीडिएट्स और द इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, असेसमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज़ दैट टीचर एंड स्टूडेंट अंडरटेक टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू अल्टर टीचर्स एंड लर्निंग। ठीक है, दिस इंक्लूड टीचर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट वर्क। ये मतलब इंक्लूड करता है टीचर के ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस और स्टूडेंट के वर्क को, जिसमें होमवर्क, टेस्ट, एज ए रिपोर्ट, प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स एंड क्लासरूम डिस्कशन ऑफ इशूज़। ये सब आप जानते ही हैं, आपके साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। तो ये हर एक स्टूडेंट के साथ भी होता है। ठीक है, जिसमें ये सब चीज़ें दी जाती हैं, टीचर्स आपको देता है टेस्ट, होमवर्क आप करके जाते हैं, वो देखता है। तो वही सब चीज़ें जो है वो असेसमेंट होती हैं। ऑल दीज आर कंसर्न विद सैम्पलिंग व्हाट स्टूडेंट में और मे नॉट। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ों से जो है वो एक सैंपल है, इससे जो है चीज़ों को एक्सेस किया जाता है, इससे पता लगाया जाता है कि स्टूडेंट को क्या आता है क्या नहीं आता, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनता। स्टूडेंट स्पेंड्स a relatively larger part of their time in school, obviously practicing the kind of knowledge and skill demanded in assessment, and this is what they acquire. The only way an instructor can evaluate the effectiveness of an innovation on improving student learning is to plan and carry out a program of assessment. तो वही एक उसका तरीका होता है कि एक प्रोग्राम, यानी कि कोई टेस्ट वेस्ट कैरी कराए और उसको एक्सेस करे कोई टेस्ट लेकर। ठीक है, उसके लर्निंग का, तो वही ये कहना चाहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज सो मच मटेरियल डैट इफ वी डोंट हैव प्लान वी हैव सिंपली हैव मैनी असेसमेंट पीसेज विथ नो क्लियर डिज़ाइन फॉर देयर यूज। वी नीड अ मेथड टू होल्ड ऑल पीस टुगेदर एंड टू मेक सेंस ऑफ होल असेसमेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स कंप्लीट्स सम टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ परफॉर्मेंस कंप्लीट करता है, डैट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय अदर। How will be something learn implies that the performance of student is evaluated against present criteria that are known ahead of time. तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक और सेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आगे से आगे चीज़ें आने वाली है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो असेसमेंट हैज़ टू मीनिंग। द मोस्ट सिचुएटेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, द मोस्ट सूटेड फॉर फिजिकल एजुकेशन इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग। तो सबसे पहले आप असेसमेंट का मतलब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी चीज़ का जजमेंट करना, वो क्या है? असेसमेंट है। ठीक है, ये फिजिकल एजुकेशन पे जो सूट करती है वो यही है कि जजमेंट करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, द वर्ड असेसमेंट जो है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम रिलेटिव सेंस ऑफ एसेस। द वर्ड एसेस कम्स फ्रॉम लैटिन एसिडेर
विच मीन्स सिट बिसाइड, इसका मतलब सिट बिसाइड है। आप इसको ध्यान रखिएगा कि भाई लैटिन वर्ड एसिडेट से आया है जिसका मतलब है सिट बिसाइड, ठीक है। आप ऐसे बगल बैठिए का मतलब ही याद रख सकते हैं। लिटरली देन टू एसेस मीन्स टू सिट बिसाइड द लर्नर, ठीक है। तो टू एसेस मीन्स का क्या मतलब है, टू सिट बिसाइड द लर्नर, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर एक इस पूरे पैराग्राफ में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसकी जो मीनिंग है वो क्या है, एक्ट ऑफ मेकिंग अ जजमेंट अबाउट समथिंग। तो मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आपको जजमेंट, इसका मतलब क्या है, वो असेसमेंट है जो फिजिकल एजुकेशन पर सूट करती है, ठीक है। और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि हाँ भाई लैटिन वर्ड एसिडायर से है जिसका मतलब सिट बिसाइड है, और एसेस का मतलब होता है टू सिट बिसाइड द लर्नर, ठीक है। अब उसके बाद असेसमेंट इज द प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग। तो असेसमेंट एक प्रोसेस है जो कि डिप्लॉय किया गया है कि किसके लिए, टू अंडरस्टैंड यानी कि समझने के लिए स्टूडेंट की लर्निंग को। इट इज़ द सिस्टमेटिक बेसिस फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट लर्निंग। ये एक सिस्टमेटिक बेसिस है टू मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट लर्निंग एंड डिवाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ दैट लर्निंग, ठीक है। मतलब जब आप यहाँ पर असेसमेंट आपका होगा, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ अच्छा करेंगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप में इन्हेंस किए जाएंगे लर्निंग के। तो वही कहना चाहता है। असेसमेंट इज़ एन इफेक्टिव टूल टू इन्हेंस लर्निंग। ये एक इफेक्टिव टूल है लर्निंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। असेसमेंट शुड आंसर टू क्वेश्चन। असेसमेंट जो है दो सवालों का जवाब देता है कि व्हाट वाज लर्न, व्हाट वाज लर्न, क्या लर्न किया गया, एंड हाउ वेल वाज इट लर्न, और कितना अच्छा लर्न किया गया। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो पैराग्राफ है, असेसमेंट इज अ प्रोसेस डिप्लॉयड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट लर्निंग, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। ऊपर का जो 2 पैरा था वो कोई काम का नहीं था, वो बस ऐसे नॉर्मल जो है थ्योरेटिकल था, ठीक है। अब इवोल्यूशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स। इवोल्यूशन क्या है, ये क्या करता है, ग्रेड्स पर फोकस करता है। जैसे हमारे यहाँ होता नहीं, और इसलिए अभी भी जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं 7th 8th 9th, उसमें फिजिकल एजुकेशन में जो ग्रेड्स ही दिए जाते हैं। तो इवोल्यूशन जो है फोकसेस ऑन ग्रेड्स एंड इवोल्यूशन कैन बी यूज्ड एज अ फाइनल रिव्यू। एवोल्यूशन को यूज़ किया जा सकता है फाइनल रिव्यू टू गॉग द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को गॉग करने के लिए। इट इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मतलब जैसे होता नहीं कि असेसमेंट कितना अच्छे तरीके से आपने पढ़ा और क्या क्या पढ़ा आपने, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सीधा इवोल्यूशन पे ग्रेड पर फोकस है, आपका कितना ग्रेड है, और ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। आपको ध्यान में रखना है ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इवोल्यूशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स। मैंने इसके अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन इसलिए मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको वर्ड्स को क्या क्या ध्यान रखना है। इवोल्यूशन फोकसेस ऑन ग्रेड्स, यहाँ पर ग्रेड्स आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, मतलब आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड वर्ड ही याद कर लेना है कि अगर इवोल्यूशन आए तो उसमें हमको प्रोडक्ट ओरिएंटेड डालना ही डालना है कैसे भी करके, ठीक है। इट यूज एज अ फाइनल रिव्यू की तरह यूज़ किया जाता है। दिस मीन्स दैट द मेन क्वेश्चन इज व्हाट्स बीन लर्नड। मतलब इसमें क्या होता है, व्हाट्स बीन, क्या लर्न किया गया, व्हाट्स बीन लर्नड, क्या लर्न किया गया, ठीक है। इन शॉर्ट इवोल्यूशन इज जजमेंटल, कुल मिलाकर ये जजमेंटल है। आफ्टर द असेसमेंट द रिजल्ट हैज़ बीन इवोल्यूटेड। असेसमेंट करने के बाद रिजल्ट को इवोल्यूट किया जाता है। टू नो व्हाट द स्टूडेंट लर्न, क्या स्टूडेंट ने लर्न किया। बोथ असेसमेंट एंड इवोल्यूशन रिक्वायर क्राइटेरिया, दोनों एक क्राइटेरिया रिक्वायर करते हैं, दोनों की एक क्राइटेरिया होती है, यूज मीजर्स एंड एविडेंस ड्रिवन, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एवोल्यूशन, सबसे पहले आप जब दोनों चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको दोनों सेम लगेगा। हाँ यार, व्हाट्स बीन लर्नड, हाउ वेल इट वाज लर्नड, ये भी तो व्हाट्स बीन लर्नड बता रहा है, और ये ग्रेड्स पर फोकस करता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो सिमिलर सा लग रहा है आपको थोड़ा आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्लियर दिया हुआ है। आप यहाँ से आपको क्लियर डिफरेंस पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आएगा भी, ये आप हमसे लिख के ले लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन। असेसमेंट इज ऑनगोइंग एंड इवोल्यूशन प्रोवाइड्स क्लोजर। असेसमेंट ऑनगोइंग मतलब अब जैसे आप देखिए, अब आप अपने से रिलेट करिए, आप मतलब आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी से भी आप इस चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि आप जब मान लीजिए, लेकिन आप अभी आप अपने जो नॉर्मल क्लासरूम्स होते हैं, सपोज मान लीजिए आप
क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में जो है आप जो जितने भी टेस्ट आपके बीच वीकली टेस्ट होते होंगे, आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता होगा, आपको ये प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाता होगा, आपको ये फाइल्स बनाने के लिए दी जाती होंगी, आपको ये चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया जाता होगा, आपको अलग अलग चीज़ें डिफरेंट चीज़ें करने के लिए दी जाती होंगी। तो और उसको टीचर आपका चेक करता होगा, तो वो एक क्या है, ऑन गोइंग है, वो समझ लीजिए आपका असेसमेंट है। ठीक है, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप एकदम फील ले पाएँ इसका, और आप इसको अपने से कनेक्ट करिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो असेसमेंट क्या है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और इवोल्यूशन प्रोवाइड क्लोजर। इवोल्यूशन, अब लास्ट में आपने व्हाट एवर आपका जो भी रहा हो, जैसा भी आपने जो भी बनाया होगा, लेकिन लास्ट में अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स का वो है, सॉरी आपका फिजिक्स में मान लीजिए नहीं होगा, मान लीजिए एसएसटी का सारा सीन था, मान लीजिए एसएसटी सब्जेक्ट में, तो एसएसटी सब्जेक्ट में आपने जितने भी ऐसे और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह जो भी दिए होंगे आपने सर को, उससे नहीं मतलब लास्ट में आपको एक ग्रेड मिला होगा या फिर अभी मार्क्स मिला होगा, ग्रेड मान लीजिए आपने ए पाया या फिर बी पाया, A+ पाया, जो भी, तो वो क्या है, वो इवोल्यूशन है। लेकिन जो आपको रास्ते में जो चल रहा था, जो आपने ऐसे लिखा, बीच में आपके टीचर ने चेक किया, फिर आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए कहा, नहीं यहाँ आपकी गलती है, आप इसको इम्प्रूव करिए, आप यहाँ पर थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप ये चीज़ें नहीं सही कर रहे हैं, तो वो क्या था, असेसमेंट था। और लास्ट में जो आपने ग्रेड वगैरह पाया, जो आपका रिजल्ट आया, वो क्या था, इवोल्यूशन था। अभी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, असेसमेंट इम्प्रूव लर्निंग क्वालिटी। देखिए अब यहाँ पर लर्निंग क्वालिटी कैसे इंप्रूव करता है, जब आप ऐसे लिख के गए होंगे तो आपके ऐसे में कुछ कमी रही होगी कि कोई बहुत बेटर लिखा होगा, कोई थोड़ा कम अच्छा लिखा होगा, तो और जो आपकी गलती रही हुई आपको टीचर बताया होगा कि हाँ भाई, हाँ बेटा ये गलती है, आप यहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये कोटेशन डाल सकते हैं, यहाँ पर आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उससे सीखे, फिर जब दोबारा दिए होंगे ऐसे वगैरह, तो आप फिर से जब ले जाकर दिखाएंगे तो आप एक बेटर तरीके से आप लिखे होंगे और बेटर तरीके से प्रेजेंट किए होंगे और कम मिस्टेक के साथ। तो वो क्या था, असेसमेंट था, तो इसमें आपकी लर्निंग क्वालिटीज़ इंप्रूव होती है। लेकिन इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन जजेस लर्निंग लेवल, सीधा आपका जो भी आपने जब इम्प्रूव किया, आपने जब पहली बार दिखाया तो थोड़ा कम अच्छे थे, दोबारा दिखाया थोड़ा और बेटर तरीके से, तिबारा थोड़ा और बेटर तरीके से, लास्ट में जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो लास्ट में जब ग्रेड आया होगा तो आपका ग्रेड बढ़िया बना होगा, तो आपका उससे लर्निंग लेवल पता चलेगा, आपने A+ पाया तो हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो वो क्या था, इवोल्यूशन का पार्ट था। लेकिन जो ये था, ये असेसमेंट का पार्ट था, जहाँ आपने ये सारी चीज़ें चेक वगैरह कराई, जहाँ आपने थोड़ा इम्प्रूव किया। ठीक है, तो एकदम फील लेकर आप इन चीज़ों को आगे बढ़िए, तभी आप समझ पाएंगे और आपको याद भी रहेगा। आपको रटने की ज़रूरत है कोई, बताइए आप। जो हमारा पूरे साल का सीन चलता है असेसमेंट, जो लास्ट में आता है रिजल्ट इवोल्यूशन, भाई वो जजमेंटल होता है, भाई सीधा फंडा है, वो क्लोजर है एकदम, वो जज करता है लर्निंग लेवल का, ये इम्प्रूव करता है लर्निंग क्वालिटी का, ये ऑनगोइंग है, ये चलता रहता है, मतलब ये काफ़ी टाइम तक रहता है। ये असेसमेंट अपग्रेडेड एंड इवोल्यूशन ग्रेडेड, ये अपग्रेडेड होता है और इवोल्यूशन क्या होता है, वो ग्रेडेड होता है, वो सीधा ग्रेड देता है भाई। और असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक, जब आप जाते हैं तो आपको टीचर जो बताता है वो एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। इवोल्यूशन सोर्स शॉर्ट फॉल्स, वही नॉर्मल आपका सीधा ग्रेड दिखा देता है, वो शॉर्ट फॉल है। ठीक है, उसमें कुछ आपका पता नहीं चलता क्या कैसा रहता है सीन, क्या आपने किया, क्या आपकी गलती, क्या नहीं, जो भी रहा आपका लास्ट में एग्ज़ाम दिया, आपका ग्रेड आ गया, वो आपका इवोल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है वो एग्जैक्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ इवोल्यूशन पर। तो इवोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, तो एक फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस। अब देखिए थोड़ा इसमें कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वो असेसमेंट वाला आप भूल जाइए, अभी आप इवोल्यूशन पे आ चुके हैं, इवोल्यूशन के अंदर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन पे आ चुके हैं। अब फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बोल रहा है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब थोड़ा दिन की प्रोसेस होगी। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए। इट इज़ अ इवोल्यूशन यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो जब इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ऑन गोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर। तो फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट और टीचर तो उस समय जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा, उस समय की जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने के लिए स्टूडेंट की जो लर्निंग प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना जो है, उसको उस इवोल्यूशन को फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि जैसे देखिए, फिर से समझिए एक बार कि
यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस, स्टूडेंट की लर्निंग प्रोग्रेस को यूज़ करने के लिए मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, ये इवोल्यूशन है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन के कौन सी इंस्ट्रक्शन विद द पर्पस, किस पर्पस के साथ, विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसमें उसकी जो लर्निंग प्रोग्रेस है, मतलब ये समझिए कि समझ लीजिए दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जो आपका प्रोग्रेस है उसको जो मॉनिटर किया जा रहा है उसका इवोल्यूशन जो है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहलाता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। आप इसको थोड़ा गहराई से एक दो बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं समेटिव इवोल्यूशन पे। समेटिव इवोल्यूशन इवोल्यूट द आउटकम ऑफ द प्रोग्राम, आउटकम ऑफ द प्रोग्राम ये इवोल्यूट करता है। दिस टाइप ऑफ इवोल्यूशन इज गिवन एट द एंड ऑफ द कोर्स टू व्हाट एक्सटेंट द स्टूडेंट हैज़ मास्टर्ड द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ठीक है, सिंपल सा है, ये तो समझ गए होंगे सब कि ये आउटकम ऑफ द प्रोग्राम को इवोल्यूट करता है, क्या स्टूडेंट ऑब्जर्व किया लास्ट में वही है। अब आता है तीसरा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। थोड़ा सा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कंफ्यूजिंग है, आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी समेटिव वाला सिंपल है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन मीन्स टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है वो फाइंड आउट करना। थ्रू डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन एट टीचर कैन नो द स्टूडेंट देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दिस इवोल्यूशन आल्सो हेल्प्स टू फाइंड द कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम। और ये इवोल्यूशन जो है लर्निंग प्रॉब्लम की कॉज को फाइंड करने में भी हेल्प करता है। दिस कैन बी फिक्स्ड विद द रिमीडियल एक्शन। जैसे हमारे यहाँ क्या होता था ना, जैसे जेएनवीज में क्या होता है कि जो बच्चे, जैसे टीचर को पता होता है हाँ यार ये थोड़ा पढ़ने में ठीक है, ये थोड़ा ढीला है, तो क्या होता था जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे होते थे उनको रिमीडियल क्लासेस उनके लिए अलग से लगती थी, जो है 1 या 1.5 घंटे की। ठीक है, तो उसमें उनको टीचर जो है वो पढ़ाता था, उनकी प्रॉब्लम्स को जानता था कि हाँ भाई बेटा तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे नंबर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बाकी सबके तो आ रहे हैं, तुम अच्छी कॉपी तुम क्यों नहीं लिख पाते हो, मतलब तो वहाँ रूट कॉज उनके पता करते हैं कि लर्निंग इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही, तो फिर उनके साथ रिमीडियल क्लासेस के थ्रू उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है, यानी कि उन्हें पढ़ाया जाता है और बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है अगर क्लास में नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन है। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई हैं। थोड़ा फॉर्मेटिव में आपको शायद कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये इवोल्यूट करता है स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जब कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा हो तो। ठीक है, अब उस इंस्ट्रक्शन देने का पर्पस क्या है कि फीडबैक प्रोवाइड करना स्टूडेंट और टीचर को। ठीक है, तो ये मैं आपको ये तीसरी बार फॉर्मेटिव इवोल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। परफॉर्मेंस इन फिजिकल एक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय फोकसिंग ऑन 2 कंपोनेंट्स। तो फिजिकल एक्टिविटी में परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए 2 कंपोनेंट पर फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और दूसरा स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के अंदर क्या आता है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस रिफर्स टू बेसिस ऑन विच टू मेजर आवर जनरल वेलबींग। तो जनरल वेलबींग को मेजर करता है बाय स्ट्राइविंग टू अचीव अ रीजनेबल लेवल ऑफ हेल्थ फिटनेस इन ईच एरिया। तो उससे क्या मतलब हर एक एरिया में, मतलब हर एक, मतलब होता नहीं कि जैसे मान लीजिए हेल्थ के हर एक एरिया में एक कुछ लेवल तक आप फिट रहे हैं, मतलब हर एक कुछ लेवल तक मास्टर कर रहे हैं, मतलब हर लेवल तक आप कुछ ना कुछ रहे हैं कि हाँ भाई इतना तक तो आप रहे ही रहे। ठीक है, अब वो किस एरिया में है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कौन सी एबिलिटी है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, कुछ लेवल तक होता नहीं कि भाई यार एटलीस्ट इतने तक तो रहो ही, तो बस वही कहना चाह रहा है, रीजनेबल लेवल ऑफ हेल्थ फिटनेस इन ईच एरिया। इट फोकसेस ऑन 5 हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। तो वो 5 हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है फिटनेस के, विच इंक्लूड कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस और एनारोबिक एबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ लेवल तक आप रहने चाहिए अगर आप हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को ध्यान में रखते हैं तो। अब हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कैन बी एक्सेस्ड, वो एक्सेस की जा सकती है बाय मेजरिंग द फॉलोइंग एबिलिटी, कि आप इन सारी चीज़ों में कुछ रीजनेबल लेवल तक आप अच्छे हैं या नहीं है, वो इन सारी चीज़ों से जो है वो मेज़र की जा सकती है।
सबसे पहला एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। ये 5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि इन चीज़ों से मेजर की एक्सेस की जा सकती है, ये एक्सेस की जाती है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया कि भाई हेल्थ रिलेटेड फिटनेस किन चीज़ों से असेसमेंट जिसको बोलेंगे फिर यूँ कहें मेज़र की जा सकती है, तो आपको एकदम आंख बंद करके रटा होना चाहिए एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। क्योंकि एकदम डायरेक्ट एमसीक्यू में सवाल आया था, उसमें इसके रिलेटेड फिटनेस के 3 ऑप्शन दे दिए थे और एक जो दिया था वो क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी था। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से सवाल था और आपका ऑप्शन जो था, आंसर जो था वो था फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है स्किल रिलेटेड फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिटनेस आर बेस्ड अपॉन द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम आप समझ रहे होंगे। एंड डिटरमाइंड हाउ सक्सेसफुली अ पर्सन कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक स्किल। और ये डिटरमाइन करता है कि कितना सक्सेसफुली, कितना पूर्ण तरीके से कोई भी आदमी जो है अपने इसकी कोई भी उसके पास जो स्पेसिफिक स्किल है, कोई भी हो सकती है, वो हाई जंप हो सकती है और लॉन्ग जंप हो सकती है, जो भी वट एवर स्किल है वो कितने बढ़िया से परफॉर्म कर पा रहा है, कितने सक्सेसफुली। ठीक है, बोथ हेल्थ एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस आर रिक्वायर्ड इन ऑल एक्टिविटी। ऑब्वियसली कुछ लेवल तक आपकी हेल्थ रिलेटेड फिटनेस होनी ही चाहिए उन 5 क्षेत्रों में जो उसमें लिखा था। ठीक है, तभी आप और सारी चीज़ों में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन प्लेइंग टेनिस नीड्स टू पोसेस अननेसेसरी स्पीड। ऑब्वियसली कुछ एक नेसेसरी स्पीड उसके पास होनी चाहिए, उसके पास एंड्योरेंस होना चाहिए, कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। विच आर फिटनेस पैरामीटर एज वेल एज हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फुट मूवमेंट नीडेड टू स्ट्राइक द बॉल सक्सेसफुली, विच आर स्किल पैरामीटर, जो कि एक स्किल पैरामीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, तो ये सारी चीज़ें उसके पास एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके पास जो उसकी स्पेसिफिक स्किल है वो तो होनी चाहिए, लेकिन कुछ रीजनेबल लेवल तक उसके पास वो हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वाला कंपोनेंट भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है उसके उस स्किल को एकदम और बेहतर तरीके तक पहुंचाने के लिए, बेहतर लेवल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई भी अगर अच्छा क्रिकेटर है तो उसके पास एक बढ़िया उसकी जैसे वो बढ़िया दौड़ने वाला होना चाहिए, उसके पास अच्छा खासा एंड्योरेंस होना चाहिए, उसके पास थोड़ा बहुत मतलब अच्छी खासी फिटनेस होनी चाहिए, थोड़ा उसके पास पावर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्किल रिलेटेड फिटनेस कैन बी एक्सेस बाय मेजरिंग। अब स्किल रिलेटेड फिटनेस किससे एक्सेस की जा सकती है, एक्शन बैलेंस कोऑर्डिनेशन, इसको भी ध्यान रखना है। वो जो मैं क्वेश्चन बता रहा था उसमें ये 3 ऑप्शन था और फ्लेक्सिबिलिटी था। क्वेश्चन हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से था, हमें ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी मार के आना था। उसमें बहुत सारे बच्चे हमको लग रहा है वो गलत किए होंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे आंख बंद करके पूछा जाए भाई हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को एक्सेस करने के लिए किन एबिलिटीज़ की ज़रूरत है, कैपेसिटीज़ की ज़रूरत है, तो आप बताएंगे एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेंथ। ठीक, और इसके रिलेटेड में एक्शन बैलेंस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप भी याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद प्लीज़ नोट, यहाँ पर नोट करने की जरूरत है। फॉर द स्टूडेंट ऑफ अर्ली ईयर बिलो द एज ऑफ 7 ईयर ऑल हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस आर टू बी अवॉइडेड। वो सब अवॉइड, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड की जा सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट वाली जो चीज़ें हैं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस वाली। बॉडी कंपोजिशन, अब देखिए यहाँ से BMI वाला जो है ना, ये तो एकदम यूनिवर्सल सवाल है, ये हमेशा मतलब हर पेपर में फिक्स है। इसको मैं ये जो है ये फिक्स है, हर पेपर में आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं निकलवा लेगा या फिर डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो है MCQ में पूछ लेगा। बॉडी कंपोजिशन, द कंपोनेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन टर्म ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ फैट कंपेयर टू द कंपोनेंट parts of a body in terms of relative amounts of body fat compared to lean tissue in a body, this can be measured at for body composition को कैसे मेजर किया जाता है, वो BMI से मेजर किया जाता है। वही कह रहा है कि तो उसका ये फार्मूला कहता है वेट इन केजी। अब ध्यान रखना है वेट को SI यूनिट जो है वो क्या है, केजी है। ठीक है, और हाइट अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर, SI यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाता है, ऊपर नीचे सेंटीमीटर। और हाइट का स्क्वायर है, ध्यान रखना है, जो अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में होगा उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और ऊपर जो है
वो उसका स्क्वायर नहीं है, वो वेट होगा ऊपर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर ये BMI वगैरह का एक टेबल बना हुआ है, इसकी अपने काम का नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर इंटू हाइट इन मीटर, ये ध्यान है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ डेटा दिया हुआ है कि ये अगर ये BMI है, ये देखिए BMI है, ये एज है, गर्ल्स बॉयज़, अंडर वेट और हेल्दी, ओके, ओवर वेट, तीन का है, ठीक है। तो अगर कोई 5 साल का एज का है और वो उसका जो BMI हो गर्ल्स है तो और उसका BMI 13.5 से कम है तो वो क्या है, अंडर वेट है, और 13.5 से 16.8 के बीच है तो वो हेल्दी है, और 16.8 से ज़्यादा है तो वो क्या है, ओवर वेट है। सपोज़ मान लीजिए अभी आप शायद 16 साल के आसपास के होंगे, ठीक है। तो 16 साल के आसपास में अगर आप बॉयज़, अगर मान लीजिए आप अगर बॉय हैं तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो BMI है वो 17.1 से जो है वो कम है तो आप अंडर वेट हैं, 17.1 से 24.2 के बीच में है तो आप हेल्दी हैं, और 24.2 से बड़ा है तो आप ओवर वेट हैं, ठीक है। तो ये सारे थोड़ा सा डेटा दिया था कि हाँ ऐसा सीन होता है, ठीक है। इससे आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप अपना देख सकते हैं, आप अपना हाई वेट निकालिए, किलोग्राम में ऑब्वियसली निकलता ही है, और अपनी हाइट निकालिए, आप अपना BMI निकालिए, और आप देखिए यहाँ पर कहाँ लाई करते हैं, ओवर वेट हैं या फिर अंडर वेट हैं या फिर हेल्दी हैं, ठीक है। ये सारे टेबल तो ऑब्वियसली डायरेक्ट इससे कुछ सवाल नहीं पूछेगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल एक बन सकता है, ठीक है, कुछ देखकर। अब आता है इसके रिलेटेड कंपोनेंट। तो इसके रिलेटेड कंपोनेंट के अंतर्गत एक्शन, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस, 3 चीज़ें आती हैं जो कि हमने इसके रिलेटेड कंपोनेंट, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था उसका कंपोनेंट एक्शन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। तो इसको हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्शन। तो एक्शन के अंतर्गत क्या होता है, द एबिलिटी टू परफॉर्म अ राइट मूवमेंट एज इट रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिक स्पोर्ट। अब सपोज जैसे देखिए क्या होता है, आपने क्रिकेट देखते होंगे तो जो विकेट कीपर होता होगा, अब सोचिए उसको जैसे अगर मान लीजिए उसके लेग में जो है कट लगा बैट्समैन के, तो उसको तुरंत वहाँ पर एक्शन लेना होता है कि उसको थोड़ा पहले, अगर वो राइट में जा रहा है तो उसको तुरंत उसको अपने लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तभी वो कैच कर पाएगा, अगर वो एक अच्छा कीपर होगा तब, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, वो पहले से राइट में चले जाते हैं और बॉल लेफ्ट से 4 निकल जाती है, ठीक है। तो अगर एक अच्छा कीपर है तो वो एकदम कंसंट्रेट होकर, एकदम सतर्क होकर वो खड़ा रहेगा और फोकस रहेगा, और जैसे देखेगा बॉल का मूवमेंट किधर हो रहा है तुरंत उस साइड अपना मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो वो एक राइट मूवमेंट करेगा तो उसका एक्शन अच्छा है, ठीक है, अगर वो एक अच्छे तरीके से कर पा रहा है, ठीक है। रनिंग, स्विफ्ट चेंज, यही स्विफ्ट चेंज डायरेक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ। अब सोचिए मैंने कितना परफेक्ट एग्जांपल दिया, वहाँ पर वो एक विकेट कीपर वाला एक परफेक्ट एग्जांपल था, ठीक है। टर्निंग एंड ट्विस्टिंग, वही चीज़ लगभग सेम, स्विफ्ट चेंज या फिर टर्निंग, वो टर्न कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, ये अलग गेम्स के लिए हो सकता है, मैं स्पेसिफिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग गेम के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और रनिंग, जैसे मान लीजिए बैडमिंटन हो गया, तो अब उसमें ट्विस्ट करना पड़ेगा, आपको टर्न करना पड़ेगा, अचानक से तुरंत आपने मारा रैकेट से, तुरंत आपको टर्न करना पड़ेगा, तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अगर तुरंत, क्योंकि उधर से फटाक से रैकेट आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं तो आप तुरंत टर्न और ट्विस्ट करके, स्विफ्ट चेंज करके, बढ़िया से इधर उधर भाग के तुरंत आपको फिर से रैकेट वापस उस साइड जो है वो मार देंगे, ठीक है। तो आपका एक्शन जो है वो अच्छा है, ठीक है, इसीलिए आप एक अच्छे जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हैं, तभी आप कहलाएंगे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता था। अब इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सेंसेस एंड बॉडीज, द एबिलिटी टू यूज डिफरेंट सेंसेस एंड बॉडी पार्ट टुगेदर। तो अलग अलग सेंसेस और बॉडी पार्ट को एक साथ यूज़ करने की एबिलिटी जो है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेशन होती है। क्योंकि देखिए एक साथ कई सारे चीज़, कई डिफरेंट सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं, और बॉडी पार्ट्स को यूज़ करने की एबिलिटी जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जैसे होता है ना कि टेबल टेनिस हो गया, सपोज मान लीजिए टेबल टेनिस में आपको हाथ चलाना है और आंख देखते रहना है, हाँ यार फटाक से बॉल आ रही है, सेम ऐसे बैडमिंटन में होता है। अलग अलग गेम्स में जो है उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है। इज नीडेड व्हेन हिटिंग अ मूविंग बॉल इन टेनिस, है देखिए टेनिस दिया भी हुआ है,
टेनिस, क्रिकेट भी भाई सोचिए 140 से 150 की रफ्तार में बॉल आ रही है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपके या तो बॉल हिट कर जाएगी या फिर आप बाहर चली जाएगी पीछे कीपर के पास, ठीक है। तो वहाँ पर हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका एकदम अव्वल दर्जे का होना चाहिए, समझ लीजिए टेनिस, क्रिकेट एंड बेसबॉल, ठीक है। फुट आई कोऑर्डिनेशन कहाँ, ऑब्वियसली फुटबॉल में होता होगा, ठीक है। और जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वहाँ पर जो वॉलीबॉल में होता होगा, ठीक है। तो सम एग्जांपल इंक्लूड्स हिटिंग द बॉल विद द बैट, ऑब्वियसली कैचिंग द बॉल, उसमें भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। थ्रोइंग अ बास्केटबॉल इनटू द बास्केट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्कुल। हर्डल रेस उसमें भी होता होगा, ठीक है, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये आई होप ये तो इतना इजी था और मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया, आपने समझ गया होगा, आप सब समझ गए होंगे, सॉरी, ठीक है। बैलेंस, इट इज़ एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली बैलेंस इक्विलिब्रियम आइदर इन स्टेशनरी और इन मूविंग पोजीशन। मूविंग पोजीशन में या फिर स्टेशनरी आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, बैलेंस कहलाता है। वी नेचुरली थिंक अ जिम्नास्ट बैलेंसिंग ऑन दियर हैंड और ऑन अ बीम, तो हम नेचुरली बैलेंस के क्या समझते हैं, वही जो बीम पर या फिर हैंड पर जो बैलेंस करते हैं उसको हम क्या वही बैलेंस समझते हैं। इन एवरीडे लाइफ इसके सेवरल एग्जांपल हैं बैलेंस के, कैन बी सीन व्हेन वी शिफ्ट आवर वेट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अदर। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज वॉकिंग और क्लाइंबिंग स्टेयर, ठीक है। तो जब हम वॉक करते हैं या फिर स्टेयर क्लाइंब करते हैं तो वहाँ पर भी हम अपना वेट क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ भी हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस। तो हमारे पास तो उतने, जब वो लोग जो बैलेंस करते हैं उतने अव्वल लेवल का बैलेंस की ज़रूरत नहीं हमको होती है, लेकिन हाँ वहाँ भी हम बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम जो है सीढ़ियों पर चढ़ पाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर फॉर वॉकिंग, रनिंग, वॉकिंग ऑन अ बैलेंसिंग बीम, जंपिंग एंड लैंडिंग ऑन वन लेग। तो यहाँ सब जो है हमें बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक्टिविटी क्या है, विलो इज एन एक्टिविटी विच वी विल प्रैक्टिस सम स्पेसिफिक वे ऑफ मेजरिंग हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, डू दिस एक्टिविटी ऑन ग्राउंड। तो ग्राउंड पर ये सब करने की ज़रूरत है जो कि आपके पीटी टीचर करवाएंगे आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 25 मिनट की एक्टिविटी है, फार्मर 5 मिनट का है, ओके। और ये स्टेशन 2 है, ये एक्टिविटी है, ये तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में हो नहीं पाएगी। व्हाट यू हैव लर्न आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन, यू विल बी क्रिएट असेसमेंट एंड इवोल्यूशन प्लान, आइडेंटिफाई हेल्थ एंड स्किल कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, ऑब्वियसली कंडक्ट स्किल असेसमेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। और ये एक्टिविटी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफाइन असेसमेंट इवोल्यूशन मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, आप डिफाइन कर पाएंगे आई होप। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, ये भी आप डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे। डिफाइन स्किल रिलेटेड फिटनेस विद एग्जांपल, ये भी बता पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट आता है, प्रिपेयर असेसमेंट रिपोर्ट एंड प्रोवाइड फीडबैक। तो असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करना है और आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है। तो WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग आर नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मतलब कोई भी व्यक्ति हेल्थ है या फिर फिट है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास कोई डिसीज़ या फिर इन्फर्मिटी, क्या लिखा है, हाँ डिसीज़ या फिर अब्सेंस, उसके पास डिसीज़ का अब्सेंस या फिर इन्फर्मिटी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो फिट है। अगर सिर्फ ये वो जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है वो वेलबींग होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वो हेल्दी कहलाएगा, ठीक है। WHO की डिफिनीशन के अनुसार, एज चिल्ड्रेन ग्रो दे लर्न स्किल विच इनेबल देम टू इम्प्रूव दियर मूवमेंट। तो जैसे जैसे चिल्ड्रेन ग्रो होते हैं तो वो स्किल सीखते हैं जो फिर इनेबल करता है उनके मूवमेंट को, ठीक है। वी ऑब्जर्व द सेट ऑफ फंडामेंटल स्किल टू एट लोअर ग्रेड एंड स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्किल एट हायर ग्रेड टू मेजर द लर्निंग। तो लर्निंग को मेजर करने के लिए, तो सम रीजन वाई असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कुछ रीजन है किस लिए इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई एरियाज एंड स्ट्रेंथ ऑफ, तो ये आइडेंटिफाई करता है एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट, मॉनिटर लर्निंग एंड फाइन ट्यून टीचिंग, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये असेसमेंट साइकिल है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर प्लान, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद असेसमेंट, प्लान, देखिए यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ऐसे
प्लान, फिर इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद असेसमेंट, फिर उसके बाद रिपोर्ट और रिवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर सम मोर रीजन वाई असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटिंग देम इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज इम्पोर्टेंट। तो आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक, तो द मेजर यूज ऑफ टेस्टिंग इज टू मार्क स्ट्रेंथ एंड द एरिया दैट नीड अटेंशन। तो मेजर यूज ऑफ टेस्टिंग क्या है, तो मार्क स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ को मार्क करते हैं और उस एरिया पर अटेंशन देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी असेसमेंट किए तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो पता चलेगी, तो वो उस स्ट्रेंथ पर, जैसे मान लीजिए आपका असेसमेंट हुआ, ठीक है, आप मान लीजिए आपकी पीटीजी था, तो आप इस गेम को ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल पा रहे हैं, तो आपके पीटीजी आपको सजेस्ट करेंगे हाँ बेटा ये गेम खेलो, फिर आपको उस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो शायद आप उसमें और बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, आपको मॉनिटर लर्निंग एंड फाइन ट्यून टीचिंग, जब लर्निंग को मॉनिटर करेंगे, फिर उसके बाद जब आपको पता चलेगा हाँ यार इस गेम में अच्छा है, तो आपको मॉनिटर करेंगे, आपको सिखाएंगे, तो आपको एक बढ़िया ट्यून टीचिंग भी आपको प्रोवाइड होगी। तो मेजरमेंट विल शो, देखिए यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट विल शो विच टीचर इंगेजमेंट हैव वर्कड विच नीड टू ट्विक या फिर फाइन ट्यून। एग्जाम्पल, इफ अपर बॉडी स्ट्रेंथ इज लो देन लेसन विच फोकस ऑन दैट नीड टू बी रिपीटेड। ठीक है, तो अगर अपर बॉडी स्ट्रेंथ मान लीजिए किसी की अपर बॉडी स्ट्रेंथ लो है, देन लेसन्स विच फोकस ऑन दैट नीड टू बी रिपीटेड, तो वो जो लेसन है फिर से उसको रिपीट करो, मतलब उसको फिर से रिपीट करो आप अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, यहाँ पर थोड़ा दूसरा एग्जांपल दिया है, बस बात यही है। ठीक है, और उसके बाद टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, अ जर्नल टेस्टिंग बैटरी कैन प्रोवाइड एन आइडिया of student basic strength. This can be used as an objective method to motivate children to play completely. ठीक है, of course the student inclination and choice of sport needs to given priority. जो मैंने आपको बताया वही है, टैलेंट आइडेंटिफाई होता है जब आप इस तरीके से असेसमेंट लेते हैं, तो कोई बच्चा किस में टैलेंटेड है वो आइडेंटिफाई होता है, और उस क्षेत्र में उसको थोड़ा फिर अगर मॉनिटर किया जाए, उसको बढ़िया टीचिंग मिल जाए तो उसमें अच्छा कर सकता है। ठीक है, इसलिए असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस, स्टूडेंट एंड टीचर इनकाउंटर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज अ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए नाउ दैट आई नो हाउ आई एम डूइंग, व्हाट्स माई नेक्स्ट गोल। अभी मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। कैन आई टेक चार्ज ऑफ माई लर्निंग, हु कैन हेल्प मी डू बेटर, तो कौन मुझे बेटर करने में हेल्प कर सकता है, ऐसा स्टूडेंट बोल रहा है। तो टीचर क्या, व्हाट इज वर्किंग फॉर द स्टूडेंट, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प स्टूडेंट मोर, इन व्हाट डायरेक्शन शुड आई गो नेक्स्ट। तो ये क्या है, एक मोटिवेटिंग परफॉर्मेंस है, मतलब ये स्टूडेंट टीचर इनकाउंटर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज अ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट के रिजल्ट में ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है और स्टूडेंट भी पूछ सकता है, मतलब उसके मन में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब जैसे होता नहीं कि जब आपका असेसमेंट हो गया, सपोज अगर शायद आपको ये ना समझ में आओ क्या कहना चाहता है, जैसे सपोज मान लीजिए आपका असेसमेंट हो गया, तो स्टूडेंट को पता चला हाँ यार मेरा टैलेंट इसमें है, मैं ये अच्छा कर सकता हूँ इस गेम में, मान लीजिए मैं फुटबॉल में अच्छा कर सकता हूँ, तो वो क्या कहेगा, नाउ दैट आई नो हाउ आई एम डूइंग, तो व्हाट्स माई नेक्स्ट गोल, मेरा नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए। कैन आई टेक चार्ज ऑफ माई लर्निंग, क्या मैं इसको सीख सकता हूँ और कौन मुझे इसको अच्छा सिखाने में मदद कर सकता है। ठीक है, वही टीचर, व्हाट इज़ वर्किंग फॉर द स्टूडेंट, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प द स्टूडेंट मोर, मैं क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट को और ज़्यादा हेल्प करने के लिए। इन व्हाट डायरेक्शन शुड आई गो नेक्स्ट, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। ठीक है, द रिजल्ट इफ द असेसमेंट इज टू साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड एंड लुक इनटू इट एज इट रेफरेंस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, ये असेसमेंट का रिजल्ट है, रिजल्ट बता रहा है कि रिजल्ट इफ द असेसमेंट्स आर टू बी साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड एंड लुक इनटू इट एज ए रेफरेंस ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए आप जो असेसमेंट का रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये आपको बनाने का आ सकता है। ठीक है, ये मतलब असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो बनाने का 5 नंबर में आ सकता है।
तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फिर क्लासरूम टीचर, स्कूल ईयर, ग्रेड क्या होएगा, इवोल्यूशन की, एक्सीलेंट है, कम्पिटेंट है, नीड इम्प्रूवमेंट, तो जो भी जैसा है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नेशनल स्टैंडर्ड फॉर K-12 प्लेस क्वेश्चन असेसमेंट टूल क्या क्या हैं, उसके बाद टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 में क्या पाया, असेसमेंट स्कोर क्या है बाय ग्रेडिंग टर्म, फिर ठीक है। तो जो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी हुई वहाँ पर वो लिखी हुई है। फिर क्या स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग, स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन जो भी है। फिर उसके बाद टर्म 1 में ये जो मार्क्स पाया वो जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है बढ़िया से, और आपको इसी टाइप से जो है वहाँ पर कुछ देगा, आपको इस टाइप से बनाकर आपको वहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है असेसमेंट रिपोर्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए पूरा असेसमेंट रिपोर्ट है। आपको इतनी बड़ी तो नहीं बनानी है, लेकिन ठीक है, वहाँ आपको क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको एक दो बार पढ़े रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप वहाँ पर बना पाएंगे ईजिली और नंबर आराम से पा जाएंगे, ठीक है। सैम्पल टीचर नोट्स ऑन द स्टूडेंट असेसमेंट बाय ग्रेडिंग देम। तो ये सैम्पल टीचर नोट है, इसका कोई काम का नहीं है अपने उससे। सैम्पल रिपोर्ट कार्ड है, ये देखिए आपको रिपोर्ट कार्ड, तो कोई रिपोर्ट कार्ड भी शायद बनाने को आ सकती है, तो आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, असेसमेंट रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत लगती है, क्योंकि हमारे पेपर में भी वो आई थी, ठीक है। और वो एक अच्छा क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। बाकी सब तो सिंपल मतलब 5 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो असेसमेंट रिपोर्ट हो गई, और जो मैं आपको वहाँ बता रहा था जो गेम्स वगैरह वाला, वहाँ से तो मान लीजिए MCQ बन सकता है। वो एक ऑडिट वाला बता रहा था ना, मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, तो वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, ठीक है। एक्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ये स्किल एक्सेट है। तो व्हाट यू हैव लर्न, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट, क्रिएट असेसमेंट रिपोर्ट। यही असेसमेंट रिपोर्ट आपको बनाने की आ सकती है, वो जो असेसमेंट रिपोर्ट थी वही थी, ठीक है। असेसमेंट रिपोर्ट ये है, आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा जो था वो एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी और प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड था, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए, ऐसे आपको बनाकर आना है। थोड़ा बहुत अगर आप मतलब पेन से ही ऐसे डिज़ाइन बनाकर आप एक्शन, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन सब लिख देंगे, स्टार ग्रेड वगैरह आप लिख देंगे, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपने टाइम पे इसको देख कर नहीं गया था, तो अपने हिसाब से बनाया था, जो भी दिया होंगे नंबर तो शायद नहीं कटा होगा, क्योंकि 2 ही 3 नंबर ओवरऑल कटा ही था, तो उतना बड़ा इशू नहीं था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक्सप्लेन व्हाई असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिपोर्ट कार्ड। तो ये सब आप बता पाएंगे। अभी मैंने पूरा बताया था रिपोर्ट कार्ड का क्या एडवांटेज है, ठीक है आपका, और उसके बाद असेसमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी लर्निंग को बढ़ाता है। और रिपोर्ट कार्ड आपका एक इवोल्यूशन टाइप होता है, आपका जस्ट एंड होता है वो, ठीक है। वो आपका एक रिपोर्ट सीधा आपको ग्रेड दे देता है। लेकिन असेसमेंट में क्या होता है, आपका वो बढ़ाता है, मतलब आपकी लर्निंग को इन्हेंस करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये फ्री प्ले चैप्टर शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए, और लास्ट में सिर्फ अभी हमारा 1 चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद हम आपको सैम्पल पेपर का डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इन सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए, ठीक है। और बताइएगा कि सैम्पल पेपर वगैरह का डिस्कशन भी हम अपने इस चैनल पर जो है करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिए, अदरवाइज़ आपका मन, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।